मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और कल हमने संविधान का अर्थ को समझा था और ये इस बात समझी थी कि संविधान किसी भी देश का मौलिक और सर्वोच्च कानून होता है और बाकी सारे कानून उस संविधान से ही निर्धारित और निर्देशित होते हैं। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी, संविधान किसी भी राजनीतिक समाज के उद्देश्यों और मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। तो इस रूप में संविधानों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है और साथ साथ संविधान के साथ साथ दूसरे देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब भारत के संविधान के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो स्वाधीनता से पूर्व ही बननी शुरू हो गई। अगर हम मोटे मोटे इतिहास को हम जानते हैं तो हम ये बात समझते हैं कि 1600 में भारत में मुग़ल राज के बाद ब्रिटिश राज अस्तित्व में आया और लगभग हमने एक लंबे संघर्ष, स्वाधीनता के संघर्ष के बाद आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की और फिर अपने संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया। परंतु इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि संविधान का निर्माण जो भारत में किया गया उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी मौजूद थी। उस पृष्ठभूमि का निर्माण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही शुरू हो चुकी थी। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब भी आपके पाठ्यक्रम में 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों का उल्लेख है, परंतु इन अधिनियमों को आप बिल्कुल अलग से और पृथक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते जब तक आप उसके पीछे का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं जानते हो। तो हम आज के व्याख्यान में इस व्यापक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब इस बात को जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ और कई क्षेत्रीय रियासतें उत्पन्न हुईं और इसी दौरान 1600 में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना और इसका भारत और पूर्वी देशों के व्यापार पर अधिकार था। तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसका उद्देश्य भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। 1600 में इसकी स्थापना हुई और ये वही काल है जब भारत में जहांगीर शासक हैं, मुग़ल साम्राज्य अभी चल रहा है। जहांगीर से अनुमति लेकर सबसे पहला जो व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया वह सूरत का था और क्योंकि ज़्यादातर व्यापार इंग्लैंड से उस ज़माने में नदियों और समुद्र के रास्ते ही हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने शुरुआती पैर उन 3 जगहों से जमाए जिन्हें आज हम 3 महानगर के नाम से जानते हैं, जैसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। और इन 3 जिन्हें आज हम महानगर के रूप में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नाम से जानते हैं, उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने इनका नाम रखा था प्रेसिडेंसियाँ। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये बात भी हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ बंगाल के वास्तविक शासक बन गए और 1765 में मुग़ल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो अधिकार थे वह कंपनी को दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, वो धीरे धीरे भारत प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत की एक वास्तविक शासक के रूप में बदलने जा रही थी। इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी कि यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना एक व्यापार करने के लिए हुई, और लेकिन वे धीरे धीरे भारत की एक वास्तविक शासक के रूप में स्थापित हुई। और इसी क्रम में ब्रिटेन में ये बात भी महसूस की जाने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा अव्यवस्था है, अतएव ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार ब्रिटेन की संसद ने 1773 में एक एक्ट पारित किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर नियंत्रण करना, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल रहा था। अतः इंग्लैंड स्थित उसके डायरेक्टर और इस पर यह सवाल उठने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है वह सही से नहीं चल रहा है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ये, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी बंगाल, बिहार और मद्रास में। बंगाल, मद्रास और बम्बई में पहली बार ये बात कही गई रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वे गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, और अन्य 2 प्रेसिडेंसियाँ यानी मुंबई की और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ बंगाल के गवर्नर के अधीन रहकर काम करेंगी। इसी क्रम में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य रखे गए। साथ ही साथ कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो जो बात समझने की है वह बात यह है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1757 के बाद प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वास्तविक शासक बनने की दिशा की ओर अग्रसर हुई। 1773 में कंपनी में व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए पहली बार कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिन्हें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और उस रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता ये थी कि जो 3 प्रेसिडेंसियाँ अंग्रेज़ों की थीं, बंगाल, मद्रास और मुंबई, उसमें बंगाल के गवर्नर को पूरे देश का गवर्नर जनरल माना गया और अन्य 2 प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन माना गया। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, और कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस तरह कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से।